2026 सच में क्या तबाही लाने वाला है या बहुत बेकार साल है, ऐसा कुछ है क्या? जब भी टीवी ऑन करो, जोन सा साल स्टार्ट होता है, इस साल मचेगी तबाही, पानी से कुछ निकलेगा या आग का कुछ होगा या कोई रेलवे दुर्घटना हो जाएगी, हवाई की कोई दुर्घटना हो जाएगी। आप कोई सा भी साल उठाकर देख लो, एक भी साल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये सब दुर्घटनाएं ना आए। कि एस्ट्रोलॉजर्स कितने टाइप के होते हैं? जनरली वैसे दो टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जैसे एक हो गया वीनस बेस्ड हो गया, एक हो गया जुपिटर बेस्ड हो गया। तो वीनस बेस्ड जो वो थोड़ा पतला रहेगा, वो हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे कि भाई इस वाले दाहिने हाथ से देना है या इतनी लोटस की लीव्स होनी चाहिए। हर एक चीज़ को लेकर, रिचुअल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं। बट जो जुपिटर बेस्ड होगा ना, वो थोड़ा बड़ा पिक्चर आपको लाइफ की दिखाएगा। अगर आप उससे पूछोगे कि सर मैं इसको दाहिने हाथ से करूँ या बाइने हाथ से, वो कहेगा कोई सा करूँ, इस टाइम पे करूँ या उस टाइम पे, सुबह करूँ शाम को करूँ, किसी टाइम पे करूँ। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, काफी स्टोन्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, जेम स्टोन्स वगैरह। जो मैं कोई जेमस्टोन नहीं पहनता हूँ, ठीक है, बट अगर आप ये पूछोगे कि क्या ये वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्क करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट श्वेता चंद्रा और आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करने के ऊपर। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खास है, धीरज बुटानी जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो ज्ञाता है, वास्तु कंसल्टेंट भी है, वेलनेस कोच है, रिलेशनशिप एडवाइजर है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है उनके साथ होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो बहुत बारीकी से चीजों को समझाने वाले हैं। धीरज जी का काम है आपको क्लियरिटी देना और गाइड करना, ना कि आपको डराना या आप ही के किसी प्लेनेट से, आपकी कुंडली से बताकर आपको किसी भी तरीके के भय में डालना या फिर आपको किसी भी तरीके से उलझाना। ये उनका मोटिव नहीं है। तो आइए आज कनेक्ट करते हैं धीरज बुटानी जी के साथ में। तो नमस्ते धीरज जी, फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे पॉडकास्ट में। जी बहुत और बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ऑडियंस को फिर से बताना चाहूंगी कि धीरज जी एक लाइफ एडवाइजर है, एस्ट्रोलॉजर है और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की ज्ञाता है। 5 ईयर प्लस आपका एक्सपीरियंस भी है एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का जो जी पॉडकास्ट है वो एस्ट्रोलॉजी के ही ऊपर होने वाला है पूरा हमारा। तो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी की काफी सारी जो चीजें हैं हम उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के मन में डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो धीरज जी थोड़ा जी आप बिल्कुल। बताइए अपने बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, मेरा काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एक्चुअली मैं वैसे काफ़ी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में अलग-अलग काम कर चुका हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था और अभी मैंने रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है एस्ट्रोलॉजी की। तो अभी मैं कुछ कंसल्टेशंस लेता हूँ डेली की। जी, और मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि आप कुछ सालों से कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे थे, तो आपका इंटरेस्ट एकदम से बिल्कुल। बिल्कुल अलग ही फील्ड में कैसे आया? देखो कई बार क्या होता है कि ना आपको ना नेचर खुद ही खींच लेता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी ने जब आपको खींचना होता है ना अपनी तरफ, तो वो खुद ही ऐसा टाइम क्रिएट कर देता है। अगर आप मुझसे पूछो तो पहले कुछ सालों में, मतलब 5-6 साल से पहले, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। बट जैसे जैसे इंसिडेंसेस ऐसे होते रह गए, सिचुएशंस ऐसी होती गई, तो मेरा अपने आप ही एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना होता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता रहा कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। तो फिर सीखते सीखते मेरे को थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद फिर मैंने सीखनी स्टार्ट कर दी और अब फिर मैं रेगुलर उसको प्रैक्टिस में करता हूँ। जी, तो मेरा आपसे पहला एक क्वेश्चन ये है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। 2026 के बारे में लोग आजकल इतनी चर्चा कर रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2026 में सुनामी आ जाएगी, पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा 2026 में। क्या आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2026 सच में क्या तबाही लाने वाला है या बहुत बेकार साल है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैं तो पिछले 10 सालों से ये सुन रहा हूँ कि मतलब जब भी टीवी ऑन करो, जोन-सा साल स्टार्ट होता है, इस साल मचेगी तबाही, पानी से कुछ निकलेगा या आग का कुछ होगा या कोई रेलवे दुर्घटना हो जाएगी, हवाई की कोई दुर्घटना हो जाएगी। आप कोई सा भी साल उठाकर देख लो, एक भी साल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये सब दुर्घटनाएँ ना आएँ। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज़ सी स्टेटमेंट है, जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स, मैं तो नहीं बनाता ये सब चीज़ें, बट बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स या बाकी के और लोग जो हैं, जो इसको ना यूज़ करते हैं एक थंबनेल की तरह कि भाई एकदम से इंसान अट्रैक्ट हो जाए कि जी। जल्दी से कुछ होने वाला है, कुछ चलो मैं जान लेता हूँ, कुछ होने वाला है। जबकि है उसमें ऐसा कुछ खास नहीं, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये सारी घटनाएँ ना हो। तो उसमें ऐसा बोल दो और फिर इंसान का मन करेगा कि हाँ, चलो 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम भी देख लेते हैं कि क्या-क्या घटनाएँ होने वाली है, क्या होने वाली है। अब जब वो चीज़ हो जाएगी, तो फिर ये उसके बाद आगे कर देंगे अपना वीडियो कि देखो हमने तो पहले ही बोला था। तो ये तो किसी भी साल का बोल दो, अब इस साल भी होनी है, अगले साल भी होनी है और उसके जी। अगले साल भी होनी है। तो आप किसी भी साल की कोई सी भी प्रेडिक्शन करते रहो, हर साल तो कुछ ना कुछ होना ही है।
जी, ये सही समझाया आपने और मुझे लगता है कि बहुत सही बात आपने कही है लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि आजकल बिल्कुल। मार्केट में इतनी अफ़वाहें हैं, इतनी ज़्यादा 2026 को लेकर लोगों को मुझे लग रहा है कि आजकल एस्ट्रोलॉजर समझाते कम है, डराते ज़्यादा हैं आजकल लोगों को। बिल्कुल, देखो इसके पीछे ना लॉजिक पता है क्या है? इनको मासेस को अट्रैक्ट करना है। अब जिसको भी मासेस को अट्रैक्ट करना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी अगर चीज़ बताऊँ, हम मासेस को कैसे अट्रैक्ट कर पाएँगे? हमें कोई एक जनरलाइज़ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अगर तो जैसे मैंने बताया स्कॉर्पियो राशि के लिए ये है, तो सिर्फ़ स्कॉर्पियो वाले सुनेंगे। अगर मैंने बता दिया 2026 का कैसा रहेगा, तो फिर सारे लोग ही सुनेंगे कि भाई ओवरऑल कैसा रहने वाला है। हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग समझेंगे या जो भी हमारी राशि है उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। तो जनरलाइज़ को उन्होंने एकदम से कैप्चर कर दिया कि भाई ऐसा-ऐसा होने वाला है, ठीक है? ये ठीक वैसा है कि जैसे अगर किसी को कंसल्टेशन वगैरह अपनी चाहिए कि भाई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, उसको अपनी नॉलेज भी तो शो ऑफ करनी है कि भाई मेरे को इतनी-इतनी चीज़ें पता है, ये चीज़ें मुझे बोलनी आती है ऐसा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कभी सैलून वगैरह जाता हूँ कुछ बाल वगैरह कटवाने, तो कटिंग के बाद ना वो अपने आप ही थोड़ी बहुत यहाँ पे मसाज कर देते हैं, ठीक है? बिना कहे कर देते हैं कि 1-2 मिनट कर दी। अब जब इंसान को आ जाता है कि हाँ, बड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, थोड़ी देर और कर ले, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी, ₹500 और दे दो। तो वो एक 2 मिनट की मसाज है कि पहले वो एक जनरलाइज़ चीज़ आपको कर देंगे, जब आपको मन करेगा कि हाँ यार, मज़ा तो आ रहा है, ये चीज़ अच्छी तो है, फिर आपसे वो पैसे लेंगे या कंसल्टेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे कर रहे हैं या सारे बेकार हैं, बट जो जनरलाइज़ कैटेगरी की चीज़ है, वो मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए है कि हम कोई ना कोई ऐसी बात बोलें और जिसके बाद फिर उनका वो प्रोग्राम शुरू हो कि आ जाओ, इनको नॉलेज है तो इनसे कंसल्टेशन ले लेते हैं या इनका और अपना कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें चलती हैं। ओके, बहुत अच्छी बात कही है आपने और बहुत अच्छे से समझाया भी कि किस तरीके से 2026 में जो अफ़वाहें फैल रही हैं वो फेक हैं एक तरीके से और उन पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें हर साल होती ही हैं। जैसे कि जी, प्लेन बिल्कुल, क्रैश बिल्कुल तो एक कभी भी हो जनरलाइज़ सकता चीज़ें है, हैं वो। जनरलाइज़ चीज़ें हैं वो, है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर्स कितने टाइप के होते हैं? मैंने सुना है शायद एस्ट्रोलॉजर 2 टाइप के होते हैं, तो आप बताइए थोड़ा इलैबोरेट करके कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स इसमें होते ना कितने देखो टाइप के? एस्ट्रोलॉजर आप कौन-सा डिज़र्व करते हो ना, ये भी काफ़ी हद तक तो किस्मत में तय होता है कि किस लेवल का आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। जनरली वैसे 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जैसे एक हो गया वीनस बेस्ड हो गया, एक हो गया जुपिटर बेस्ड हो गया, ठीक है? अगर मैं थोड़ा-सा इनको कैटेगराइज़ करके बताऊँ तो वीनस बेस्ड जो होते हैं वो थोड़ा-सा पतले रहेंगे, मतलब जो उनका फ्रेम रहता है बॉडी का, वो थोड़ा पतला रहेगा। वो हर एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे, कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि हर एक चीज़ को लेकर पर्टिकुलर कि भाई इस वाले दाहिने हाथ से देना है या इतनी लोटस की लीव्स होनी चाहिए। हर एक चीज़ को लेकर रिचुअल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहेंगे कि इस टाइम पर करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस डे पर करना चाहिए। बट जो जुपिटर बेस्ड होगा ना वो थोड़ा बड़ा पिक्चर आपको लाइफ की दिखाएगा। अगर आप उससे पूछोगे कि सर मैं इसको दाहिने हाथ से करूँ या बाएँ हाथ से, वो कहेगा कोई सा कर ले। इस टाइम पे करूँ या उस टाइम पे, सुबह करूँ, शाम को करूँ, तो किसी टाइम पे कर ले, कर ले। तो गुरु बेस्ड जो पर्सनैलिटी होती है ना वो आपको ऐसा गाइड करेगा कि एक बड़ी पिक्चर आपको दिखा देगा, ठीक है? हालाँकि कोई भी चीज़ उसमें अच्छी या बुरी नहीं होती, वीनस वाला अच्छी उस पे काम कर रहा है और जुपिटर वाला अलग पे काम कर रहा है, कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला बेटर है या वो वाला बेटर है। कई बार सिचुएशन होती है आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी डिसीज़ आई हुई है कि आपको एकदम से कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसमें वीनस बेस्ड काम आ जाएगा कि भाई ये दशा चल रही है, वो आपको एग्ज़ैक्टली बता देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा अगर चीज़ बताऊँ, अगर मान लो किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, ठीक है? अब वो अगर वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, तो वो अपनी दशा वगैरह चेक कर देगा, अंतर्दशा चेक कर देगा कि भाई इस वजह से तेरा ये प्रमोशन रुका हुआ है, इस वाले दिन तू फास्ट कर ले, इस वाले दिन तू ये वाली रेमेडी कर ले, तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर जुपिटर बेस्ड इंसान से पूछोगे, तो वो थोड़ी लाइफ की बड़ी पिक्चर दिखाएगा। वो कहेगा कि यार तेरे को चाहिए क्यों प्रमोशन? अगर उससे मतलब पूछा जाए कि भाई प्रमोशन तेरे को चाहिए, तो वो कहेगा कि सर चाहिए तो चाहिए, ये तो मतलब एक बड़ी जनरलाइज़ सी चीज़ है। बट वो आपको क्या बड़ी पिक्चर दिखाएगा कि भाई तेरा प्रमोशन तो हो जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, नहीं तो अगले साल हो जाएगा, बट तेरी जो लाइफ है ये और ज़्यादा मिज़रेबल हो जाएगी। यानी कि जब तेरा प्रमोशन हो जाएगा तो तुझे बीवी-बच्चों से दूर जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पर रहना पड़ेगा, वहाँ पर अलग तेरे खर्चे-पानी होंगे। तो तू वाइफ से दूर हो रहा है, बच्चों से दूर हो रहा है, तो क्या ये प्रमोशन उतना वर्थ इट भी है ये? तो वो आपको लाइफ की एक बड़ी पिक्चर दिखाएगा, जुपिटर बेस्ड जो होगा। हालाँकि फीस ओके। वगैरह जो हो मतलब जुपिटर बेस्ड की जो फीस होती है वो एज़ कम्पेयर टू वीनस बेस बहुत ज़्यादा होती है और जुपिटर बेस से अगर आप कंसल्टेशन की बात करो, तो वो बहुत कम कंसल्टेशंस लेते हैं। मतलब कि उसके कंपैरेटिवली में 10% मानकर चलो इतनी कंसल्टेशंस लेते ठीक है। तो धीरज जी आप हैं। बताइए कि आप जुपिटर बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं? जी देखो वैसे ना एक मिक्स टाइप का भी होता है। मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो मैं 70% जुपिटर बेस्ड हूँ, 30% वीनस है। क्योंकि कई बार ऐसा क्लाइंट होता है कि भई उसको ना एकदम क्विक फिक्स चाहिए कि भई अभी चाहिए ऐसा करवाना है।
तो फिर हम उसको वीनस बेस्ड रेमेडीज वगैरह देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो मैं थोड़ा बहुत वीनस बेस्ड भी हूँ, 30% आप वीनस बेस्ड कह सकते हो और 70% मेरा जुपिटर बेस्ड रहता है सारा। ओके। तो धीरज जी ये बताइए कि कोई भी इंसान या कोई भी आपका क्लाइंट या जनरली कोई भी है जो, वो कैसे पहचानेगा कि जो जिस एस्ट्रोलॉजर के पास वो जा रहा है, वो एस्ट्रोलॉजर उसके लिए अच्छा है या नहीं है? देखो सबसे पहली बात तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, क्या हमारा मन हल्का हो रहा है? कि जो कंसल्टेशन से पहले हमारा जो मूड था और कंसल्टेशन के बाद जो हमारा मूड है उसमें कुछ डिफरेंस आया। अगर तो मेरा मूड पहले खराब था, एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर और ज्यादा मैं डर गया कि भाई और ज्यादा खराब होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, ये वाला दोष है, वो दोष है, तो फिर तो वो एस्ट्रोलॉजर खराब है। यानी कि अच्छा। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो कभी भी अगर आपको एस्ट्रोलॉजर डरा रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक खराब एस्ट्रोलॉजर है। बट अगर मेरा मूड जितना खराब था एस्ट्रोलॉजर से बात करने के बाद, कंसल्टेशन आधा घंटा एक घंटा जितनी भी कंसल्टेशन हुई, उसके बाद अगर मैं माइंड के लेवल पर खुश हो रहा हूँ, तो इसका मतलब वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है कि हाँ भाई मैं पीड़ा लेकर गया था, उसने कुछ ना कुछ मेरे को रेजोल्यूशन बताया, आगे की जर्नी बताई कि भाई ये वाली चीज इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब मेरा मूड तो अच्छा हुआ ना। देखो रिजल्ट अल्टीमेटली कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कैसा भी एस्ट्रोलॉजर रिजल्ट नहीं बदल सकता। बस वो माइंड के लेवल पर गेम होती है कि भाई ऐसा है और इस तरीके से तुम प्रिपेयर रहोगे तो अच्छा रहेगा, बस यही हो सकता है। रिजल्ट कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इससे हम जान सकते हैं कि भाई अगर डर ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब खराब एस्ट्रोलॉजर है, और अगर थोड़ी शीतलता मिल रही है, ठहराव मिल रहा है, ठंडक मिल रही है उसके पास बैठकर या उससे बातें कर कर, तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। ओके, ठीक है। तो आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो काफ़ी स्टोन्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, जेम स्टोन्स वगैरह। तो क्या वो सब पहन सकते हैं उस स्टोन को? कुछ ऐसे भी स्टोन होते हैं जो लोग जैसे पायरेट को बोलते हैं, जनरली सब पहन लेते हैं उसको तो ऐसा पहन सकते हैं क्या सब बिना किसी से पूछे या जाने? देखो पायरेट वैसे ना क्रिस्टल का पार्ट ज्यादा है, जेमस्टोन में जैसे ये सब चीजें आ जाती है, पुखराज हो गया, मूंगा वगैरह हो गया, ठीक है। ओके। अगर आप मेरा टेक पूछोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई जेमस्टोन नहीं पहनता हूँ, ठीक है। बट अगर आप ये पूछोगे कि क्या ये वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्क करते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एस्ट्रोलॉजर ये चीज सजेस्ट कर रहा है, कितनी उसकी स्टडीज है, क्योंकि कई बार इसके हमें वो भी देखने पड़ते हैं कि अपोजिट कुछ रिएक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल अगर मान लो कोई इंसान अपना ये कह रहा है कि भाई मेरे को पैसे की कमी है, ठीक है, तो अब वो एस्ट्रोलॉजर देखेगा कि भाई 11th हाउस में कौन से प्लेनेट है, उसके दम पर वो अपना जेमस्टोन बता देगा। लेकिन अगर उसी प्लेनेट की राशि अगर 8th हाउस में भी हुई, तो 8th हाउस जो जनरली खराब माना गया, तो वो भी तो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो बैकफायर भी कर जाते हैं बहुत बार। तो कौन अच्छा। सा एस्ट्रोलॉजर आपको दे रहा है वो चीज, वो बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत नॉलेजेबल इंसान ही बता सकता है कि भाई ये क्या चीज करना चाहिए। क्योंकि एक चीज पहनने के बाद आपको वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाउस पे वो चीज इंप्लीमेंट होगी, वो दूसरे पे भी हो सकती है, तीसरे पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या से मतलब कौन सी दृष्टि डाल रहा है, कैसे वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो मैटर करता है, और काफी ज्यादा तो देखो उसकी ऑथेंटिसिटी भी हमें पहले चेक करनी चाहिए कि रियल भी है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है, क्योंकि उस पर भी काफी ज्यादा डुप्लीकेसी वगैरह आ रही है, ठीक है। तो जो मैं जिस टाइप की रेमेडीज देता हूँ, मैं वैसे थोड़ा चैंटिंग वगैरह की देता हूँ, जो कार्मिक होती है वो, कि उसमें कोई आपका खर्चा पानी नहीं है, सिर्फ आप अपने कर्म काट रहे हो कि चैंटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी रेमेडीज वैसे जनरली उस टाइप की होती है। ये अच्छी बात कही। वैसे तो मैं कर्मों में बहुत विश्वास करती हूँ और उसी से रिलेटेड भी मैं बुक्स वगैरह सब वही पढ़ती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि कर्म कई अगर बार ना हमारे लाइफ में एक बार जैसे ना, सॉरी टू कट, कई बार ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना आपको एकदम से ना जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि मान लो कोई ऐसी बीमारी होगी कि भाई डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब तो इनको आज ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आज ही इनको स्टेरॉइड देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई अब तो सहन ही नहीं हो रही, ऐसी दशा आ चुकी है, तो तब पहनने को पहन सकते हो। बट हमें ये समझना चाहिए कि स्टेरॉइड पे ना पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि भाई अच्छा। अभी इतनी ज्यादा पीड़ा होगी कि हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ रहा है, बट उसको फिर उसके बाद में तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स के ऊपर पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती, ठीक है। तो जो इस टाइप की रेमेडीज होती है, ये तो आप पूरी लाइफ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जेमस्टोन वगैरह जनरली पूरी लाइफ नहीं पहनने चाहिए, कुछ ड्यूरेशन है कि भाई उस टाइम तक मैंने पहना, उसके बाद छोड़ ओके। दिया। तो हम क्या कुंडली से ये देख सकते हैं कि कौन से एरिया में हम सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे? जी बिल्कुल। कुंडली में देखो कहीं पर भी अगर शनि बैठा ना, तो शनि का मतलब है वो हमसे ना एक्स्ट्रा एफर्ट करवाएगा या एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, मतलब कुछ ना वहाँ पर हमारी पीड़ा रहेगी रहेगी, कहीं पर भी अगर बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हम्म। शनि अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया, जैसे कि लगन में बैठ गया, तो उसकी ओवरऑल जो लाइफ का फ्लेवर रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ठंडा टाइप का रहेगा, वो अपनी एज से ना थोड़ा ज्यादा का दिखेगा,
अगर 25 का है तो वो दिखेगा 28-29 तक का। या तो वो फिजिकल अपीयरेंस वाइज ज्यादा का दिखेगा, और ये भी हो सकता है कि अगर उसने अच्छे से मेंटेन कर रखा है अपने को, तो फिर बातों वाइज की मतलब वैचारिक तौर पर अगर 25 साल के लोग आसपास खड़े होंगे ना, तो जो उसकी बातें होंगी ना थोड़ी ऐसी होगी कि उनको लगेगा यार कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है, इस टाइप का करेगा। ठीक है। सेकंड हाउस में है तो जैसे अब सेकंड हाउस की जो सिग्निफिकेंसीज होगी, हमारा संचित धन हो गया, तो हो सकता है एसेट्स वगैरह बनाने में उसकी पीड़ा रहे कि हाई एसेट्स नहीं बन रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि ना देखो कभी भी डिनाई नहीं करता, आपको डिले जरूर कर देता है। जहां पर भी शनि बैठा है ना, वहां से हमें पीड़ा तो मिलेगी, लेकिन वो एक टाइम तक मिलेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां से हमें सुख भी मिलेगा। ठीक है। शनि इतना तो करता है कि भाई तुम्हें दे दूंगा ये चीज, लेकिन लेट दूंगा। तो अब जैसे सेकंड हाउस में है, तो हो सकता है एसेट्स वगैरह लेट बने, या अब सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी होता है, तो जनरली ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न अगर सेकंड हाउस में है तो इंसान को ना खाना थोड़ा ठंडा मिल रहा है, ऑफिस जाते जाते ठंडा हो रहा है रास्ते में, या वहीं पर ठंडा मिल रहा है, या उसको ठंडा ही बेसिकली पसंद है, मतलब उतनी गर्मजोशी नहीं रह जाती जहां पर भी सैटर्न बैठा होता है। ठीक है। अब जैसे अगर थर्ड हाउस में बैठा है, तो कुछ ना कुछ उसको छोटे सिबलिंग से दिक्कत रहेगी कि भाई छोटा सिबलिंग से जहाँ मतलब वो जो जिस लेवल की खुशी एक्सपेक्ट कर रहा है वो वहां से नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वो एरिया मांगता ही जा रहा है, छोटा भाई ज्यादा डिमांडिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है। फोर्थ हाउस में है तो फिर हो सकता है कि मदर से कुछ ट्रबल मिल रही हो। अब ये चीज वाइसा वर्सा भी वर्क कर सकती है, हो सकता है मदर उस इंसान को परेशान कर रही हो, या वो इंसान मदर को परेशान कर रहा हो। या फोर्थ हाउस की जो दूसरी सिग्निफिकेंस है कि हमारा घर भी हो सकता है। देखो कोई भी प्लेनेट जब असर डालता है ना, तो उसके लिविंग एस्पेक्ट भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो अगर मान लो उसने लिविंग को खराब कर दिया ना, यानी कि मदर की हेल्थ को अगर चैलेंज दे दिया, तो फिर वो घर वाइज अच्छा कर सकता है कि नॉन मटेरियल पे फिर वो अच्छा कर जाएगा। ठीक है। या गाड़ी अच्छी दे देगा, इस टाइप का कर देगा। अब जैसे अगर फिफ्थ हाउस में है तो हो सकता है बच्चों से थोड़ी पीड़ा मिले, या बच्चे लेट हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सिक्स हाउस में है तो जैसे अब होता है कि लोन लेने में हमें दिक्कत हो रही है, क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत हो रही है, या मामा से भी कुछ पीड़ा मिल सकती है। सेवंथ में है तो फिर इसका मतलब वाइफ से मिल सकती है, कि जो भी अपना पार्टनर है उससे पीड़ा मिलेगी कि भाई यहाँ पर ना रिश्ते थोड़े ठंडे रहेंगे। शनि की एक बात अच्छी है कि ना, शनि कभी भी ना रिश्ते को तोड़ता नहीं है। जिस भी रिलेटिव के हाउस में वो बैठा हुआ है ना, तो उससे रिश्ता टूटेगा नहीं, ठंडा जरूर रहेगा। यानी कि अगर वाइफ के उसमें बैठ गया ना, तो रिश्ते थोड़ा ऐसे रहेंगे, कटे कटे से ठंडे टाइप के रहेंगे, लेकिन टूटेगा कभी नहीं, ऑन पेपर कभी डाइवोर्स नहीं होगा। ठीक है। फिर अब जैसे अगर सेवंथ हाउस में बैठा है, तो जैसे वाइफ का मैंने बता दिया। फिर एट्थ हाउस में बैठा है तो इन लॉज से कुछ ना कुछ पीड़ा मिल सकती है, कि वहां पर आपका रिश्ता ठंडा रहेगा या मनमुटाव ज्यादा है। नाइन्थ हाउस में है तो फादर के साथ ये चीज इंप्लीमेंट होगी, कि मतलब थोड़े ठंडे कर देगा रिश्ते को। टेंथ हाउस में है तो जनरली ये देखा गया है, जब टेंथ हाउस में होता है ना, तो बूढ़े लोग ज्यादा होते हैं वहां पर। ठीक है। क्योंकि टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान का होता है, तो शनि जैसे है वो थोड़ा बूढ़े चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो इंसान की जहाँ पर बूढ़े लोग ज्यादा हैं, या वर्क प्रोसेस जो है वो इतना स्लो स्लो है कि शनि है जो धीरे धीरे करता है, शनि शनि। ठीक है। इलेवंथ हाउस में है तो फिर उसको पैसे कमाने में थोड़ा सा रहेगा कि भाई मेहनत आज करी है, और उसका बहुत बाद में मिल रहा है हमें जो रिजल्ट मिलना था, या पैसे मिलने थे। ठीक है। और फिर ट्वेल्थ हाउस में है तो अपना कुछ बेड प्लेजर्स हो गया, या नींद लेट आना आ गया, या दादी जी से कुछ पीड़ा मिल सकती है। तो जिस हाउस में भी बैठा ना, वहां पर कुछ ना कुछ हमारी पीड़ा देगा ही शनि। अच्छा। बेसिकली वैसे शनि को तो कहते हैं कि डिले करवाता है काम में, या फिर हाँ, सिखाता डिले है कुछ। करवाता है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि कभी भी डिनाई नहीं हो रहा, मतलब कि आप उसके बारे में ना श्योर रह सकते हो कि भाई ये चीज तो होनी है। भाई देखो दो टाइप की कंडीशन है, एक तो है कि ये काम मेरा बनेगा या नहीं बनेगा, तो मेरे स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहेगा कि यार हो भी पाएगा या नहीं। बट एक है कि शनि ने आपको गारंटी दे दी कि भाई होगा तो जरूर, बस लेट होगा जो तेरी एक्सपेक्टेशन है। और देखो हर एक चीज ना एक रेलेवेंस पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा, मैं वैसे जनरली पर्सनल चीजें नहीं बताता, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर मेरा सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है ना, तो मुझे ये पता है कि मेरे जो एसेट्स हैं, जो संचित धन है मेरा, वो थोड़ा लेट बनेगा, तो मैं इस बारे में अश्योर्ड रह सकता हूँ कि भाई लेट बनेगा, लेकिन 100% श्योरिटी है कि बनेगा जरूर। ठीक है। तो ये श्योरिटी आपको दे देता है शनि। ओके। तो हमारी कुंडली में कुछ प्लैनेट हमारे वीक होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ जो प्लैनेट है वो हमारा वीक है और कोई प्लैनेट जो है हमारे स्ट्रांग है? कैसे या हमें क्या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना पड़ेगा इसको पता करने के लिए, या फिर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर कर भी ये पता कर सकते हैं? नहीं, जनरली तो अब आजकल काफी सारी ऐप्स आ गई हैं, आप उस पे अपना डिटेल्स वगैरह डालकर पता कर सकते हैं कि उसमें अगर एरो नीच का बना हुआ है तो, सॉरी, एरो अगर नीचे का बना हुआ है तो इसका मतलब वो प्लेनेट आपका वीक है, वो आपका नीच का है, और ऊपर का है तो इसका मतलब एक्सॉल्टेड है। ठीक है। तो ये हम ओके। चेक कर सकते हैं। देखो हमें ना बस ये समझना है कि चाहे ऊंच का हो चाहे नीच का हो, हमें ना लाइफ में ओवरऑल सुखी रहना है। और वो ओवरऑल सुख कहाँ से आएगा? हमारे तीन पिलर जो हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ। बेसिकली सारा का सारा हमारा सुख और दुख इन्हीं पे ही बेस्ड होता है। अगर किसी तरीके से हम अपनी कॉन्शियसनेस को यूज कर थोड़ा 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 सुख अगर सारे हाउसेस से ले पाए, तो इसका मतलब हमारा लाइफ होगी सक्सेसफुल। मतलब इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता है कि इंसान, बस इतना भी कर लिया तो गनीमत है कि ये भी हम कर पाए। अब हमें ये देखना है कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, कौन से हमारे वीक प्लेनेट है।
हमें बस ये देखना है कि हमारी जो नैया पार होनी है ना, हमें अगर सक्सेस मिलनी है तो वो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट के दम पर ही होना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वीक के ऊपर इतना ज्यादा अपना टाइम खपाते रहे कि एक दिन इस पे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर 10th में पढ़ रहा है, उसको 11th में जाना है, तो अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं कि भाई पास होने वाले और उसको परसेंटेज लाने वाले, तो अल्टीमेटली ना उसको परसेंटेज देखनी है कि भाई परसेंटेज मेरी कितनी इंप्रूव हो रही है। अगर वो अपना मान लो मैथ्स उसका वीक है, ठीक है, इंग्लिश उसकी स्ट्रांग है, तो अगर उसे पता है कि भाई मैं इंग्लिश में 99 ला सकता हूँ, तो उसको उस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बजाय कि मैथ्स में सिर्फ इतना कर लो कि भाई 33 आ जाए, 35 तक आ जाए, कि भाई फेल नहीं होना, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर मैं पूरा जोर अपना वहीं लगा दूंगा कि भाई मैथ्स में हम्म। मुझे ज्यादा नंबर चाहिए, तो हो सकता है जो मेरी परसेंटेज इंग्लिश की वजह से बढ़नी चाहिए थी, हिंदी की वजह से बढ़नी चाहिए थी, या किसी और सब्जेक्ट की वजह से बढ़नी चाहिए, फिर वो बढ़ेगी नहीं। कि भाई जो 99 मैंने उसमें लाने थे, इसमें ज्यादा मेहनत कर ली, तो हो सकता है फिर उसमें मेरे 60 आ जाए, तो वो 30 नंबर का गैप तो फिर वहां हो गया। और यहाँ हो सकता है कि 33 के बदले में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ 40-45 तक ही पहुंच पाए। तो हमें ओवरऑल देखना है कि भाई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को भी कंसिडर करो, वीक प्लेनेट को भी कंसिडर करो, फिर अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाओ कि भाई परसेंटेज को कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। वीक प्लेनेट बस इतना करना है कि भाई उसमें सिर्फ पास हो, और बाकी जो स्ट्रॉन्ग है फिर उसको पकड़कर हमें आगे बढ़ना। ओके, तो मतलब वीक प्लांट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, करना बस चाहिए। इतना कर लो कि भाई उसमें बस फेल नहीं होना, बस इतना ही करना। अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है। और हमारे जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, देखो इसको ना बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है वक्री ग्रह। आप किसी भी ऐप में देख सकते हो कि जब स्टार बना होगा तो दैट मीन्स वो रेट्रोग्रेड है, ठीक है। ठीक है। इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाऊं ना, कि जैसे मान लो अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, अब आपकी वाली ट्रेन जैसे ऐसे चल रही है, अब पीछे से कोई ज्यादा तेज स्पीड पे आ गई तो वो आपसे आगे निकल जाएगी। लेकिन जितनी देर में वो निकल रही होगी ना, आपको ऐसा फील होगा कि हमारी वाली जो ट्रेन है वो पीछे जा रही है, जबकि एक्चुअली में दोनों ही आगे चल रही है, बस ये है कि उसकी वाली स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे अर्थ के पास से कोई भी प्लेनेट अगर गुजरता है ना तेज स्पीड से, तो उसको वो वक्री कहते हैं। कि उस टाइम पर जो इंसान पैदा हो रहा है, और अगर उस टाइम पर कोई प्लेनेट तेजी से निकल रहा है धरती के आगे से, तो उसको फिर रेट्रोग्रेड माना जाता है, ठीक है। जनरली वैसे जैसे जुपिटर कई लोगों का रेट्रोग्रेड होता है, तो वो काफी लोग मतलब सोचते हैं कि भाई कैसा रहेगा। तो रेट्रोग्रेड का मतलब है कि बस उसकी ना पावर ज्यादा रहेगी, अब चाहे अच्छा प्लेनेट है चाहे बुरा प्लेनेट है। जैसे कि अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है या वीनस रेट्रोग्रेड है, तो यानी कि वीनस की जो पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी। अब अच्छा है कि भाई वीनस है तो अच्छा है, तो उसको लग्जरी ज्यादा मिलेगी, ऑपोजिट सेक्स को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। और शनि का अगर रेट्रोग्रेड हो गया, तो शनि जैसे डिले करता है या अपनी एज से लोगों को ऊपर का दिखाता है, तो वो चीज ज्यादा हो जाएगी कि डिलेज नॉर्मल से और ज्यादा हो रहे हैं। एक तो पहले ही डिले है कि शनि है, और उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो गया तो और ज्यादा डिले हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेड मतलब का मतलब है कि बस पावर ज्यादा होगी उसकी। पावर ज्यादा है, मतलब अगर वो बेकार फल देगा तो बहुत ज्यादा बेकार देगा, और हाँ अच्छा देगा तो बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जैक्टली। देगा, इस बिल्कुल। तरीके से। ओके। हम्म। और कुंडली में क्या आजकल तो रील्स पर इतना चल रहा है कि 4 और 8 वाली की लाइफ काफी ज्यादा बेकार या फिर स्ट्रगल से भरी, हार्ड वर्क से भरी होती है, तो क्या ये सच है? क्या 4 और 8 नंबर बेकार ही नंबर होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ना मतलब कुछ हद तक तो डेफिनेटली ये चीज़ सच है कि 4 और 8 नंबर की, क्योंकि जितने भी आप कंसल्टेंट से भी पूछोगे या हम्म। न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछोगे ना, तो सबके पास मोस्टली यही लोग आते हैं 4 और 8 वाले, क्योंकि इनकी लाइफ में ना स्ट्रगल भर भर कर अच्छे से रखा होता है। मतलब कह लो ये कुदरत का कुछ है या क्या है, पता नहीं, बट 4 और 8 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा गया, ठीक है। अब जैसे हमें देखना है कि भाई दुखी करने वाले नंबर्स कौन से होते हैं, या दुखी करने वाले प्लैनेट्स कौन से होते हैं। वो बेसिकली जो टॉप पे आते हैं वो शनि और राहु आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों उन्हीं के नंबर हैं। 4 हो गया आपका राहु का, और शनि का हो गया 8, ठीक है। तो राहु के पास ना देखो दिमाग है, चीजें मतलब वो सोच बहुत अच्छे से सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जब वो पॉजिटिव वे में जा रहा हो तो काफी कुछ ऐसा ऐसा सोच सकता है, या ऐसे ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकता है जो बाकी के लोग नहीं निकाल पा रहे होंगे। मतलब कि 4-5 लोग मिलकर अगर किसी डिस्कशन उस पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे ना, तो 4 नंबर वाले के पास आएगी वो सेम प्रॉब्लम कर लेगा उसको फाइंड आउट, क्योंकि राहु है वो कुछ ना कुछ अपने आप ही थॉट ऐसा क्रिएट कर देगा जुगाड़बाजी से, ठीक है। बट पंगा ये है कि ये लोग ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कुछ भी। भाई कोई इंसान कितना भी सोच ले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि माइंड के लेवल पर हो रहा है सब कुछ, राहु के उसमें ना माइंड के लेवल पर ही है सब कुछ, कि भाई मैं ये कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, इसको ऐसे कर लूंगा। तरीके हैं, हजार तरीके निकाल सकता है, बहुत सारी चीजें सोच सकता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकता है, ये कर सकता है। लेकिन करने वाला शरीर नहीं है कि भाई, वो है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होगी, क्योंकि राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर शनि की बात करें, तो शनि का बस ये है कि यार इतनी पीड़ा दे देता है ना, इंसान को थका डालता है, कि मतलब वो ना आपकी पेशेंस टेस्ट करता है कि जो भी आपका रेलिवेंस पॉइंट है अब उस टाइम पर वो काम होगा नहीं।
तो शनि से जो सबसे अच्छा रिजल्ट लेने का जो तरीका है ना, वो अपनी एक तो है कि पेशेंस को अपनी बढ़ाओ और अपनी रेलिवेंस को ना, कि भाई मेरे को इस टाइम तक ये चीज चाहिए, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम करो कि भाई इस टाइम पर चाहिए। जितना ज्यादा आप बोलोगे ना कि भाई मेरे को इस टाइम तक ये वाला चीजें चाहिए, शनि आपको लेट करता ही रहेगा, करता रहेगा। तो इसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि भाई मेरी लाइफ में डिलेज तो रहेंगे रहेंगे, अब शनि है वो आपसे मेहनत करवाएगा ही, आपकी पेशेंस का ही टेस्ट है। अगर वो आपने पार कर लिया तो शनि आपको दे देंगे, नहीं तो फिर वो पीड़ा पीड़ा ही रहेगी। हम्म। ठीक है। मतलब जिनका जो शनि है, अगर वो 8 और 4 नंबर वाले जो हैं, वो लोग पेशेंस रखें, लेकिन मिलेगा जरूर उन्हें, आठ ऐसा वाले है? तो जरूर रखें, 8 वाले तो जरूर रखें। अगर 4 नंबरी को वैसे सक्सेसफुल होना है ना, तो उनके लिए ना बेस्ट तरीका ये है कि ना वो प्लानर अच्छे बने, कि मतलब किसी अच्छी पोजीशन पर बैठे। लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की आ जाए तो फिर वो दूसरे लोगों को हायर करे कि भाई इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है, आइडियाज मैं दूंगा, कैसे वहां तक पहुंचना है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। और वैसे ना जनरली 4 और 8 का ना कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखो ना कि ये लोग मतलब जैसे राहु और शनि है, इनके आगे ना ज्यादा कोई टिक नहीं पाता। अगर कोई ऐसा कपल है या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो उनको ज्यादा कोई हरा नहीं पाएगा इतनी इजीली। अब जैसे अच्छा। अगर आप देखो तो मोदी जी भी 8 नंबरी है और अमित शाह जी 4 नंबरी है, तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोई हरा नहीं सकता इनको। ऐसा कॉम्बिनेशन ये लोग पैदा, मतलब जब तक ये साथ में रहेंगे। अब अलग हो गए तो फिर तो हरा सकते हैं, लेकिन ये जो साथ का कॉम्बिनेशन है ना इन दोनों का, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। और जैसे कि किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है, तो मतलब उसकी तो लाइफ तो दोनों का फिर, फ्लेवर रहेगा कि भाई 4 नंबरी वाला फ्लेवर भी रहेगा और 8 नंबरी वाला भी फ्लेवर तो रहेगा। फिर ये कोई देखो स्ट्रॉन्ग हमें बस ये कॉम्बिनेशन देखना नहीं है है? कि क्या चीज। ये आज जैसे आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, 4 और 8 का नहीं नहीं नहीं, मैं कॉम्बिनेशन। इसके इसके वाले कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ पर्सनैलिटी कह रहा हूँ कि भाई अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल है ना, अच्छा। तब अगर 4 और 8 का बन रहा है ना, तब वो बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। कि वो ओके। 4 नंबरी हो गया, जैसे मैं मूलांक की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, कि चार हम्म। नंबर मूलांक और 8 नंबर मूलांक, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब फिर ना कोई इनकी दोस्ती भी ज्यादा तोड़ नहीं पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तो उतना मतलब अगर इजीली नहीं 4 और 8 किसी का मूलांक और भाग्यांक है, तो वो तो बहुत स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में फिर। हाँ, दोनों टाइप का स्ट्रगल रहेगा, कि 4 नंबरी वाला स्ट्रगल भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा, 8 नंबरी वाला भी रहेगा, बिल्कुल। ओके। ठीक है। और आजकल लोग राहु, शनि और केतु का नाम सुनाकर ही बहुत डराते हैं। तो उनकी दशा जब आती है जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में जब उनकी दशाएं आती है, तो क्या ये मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, मतलब बहुत डरने की बात है, या फिर हम इसे इजी और और काम देखो तरीके हर से भी बार ना, पार कर सकते हैं? नहीं देखो हर बार डरने की बात नहीं होती, डिपेंड भी करता है कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है चार्ट के अंदर। ठीक है। और कई बार ओके। कोई और प्लेनेट भी दृष्टि डाल रहा था। हमें ना बस मोटा मोटा ना फ्लेवर समझना होता है कि भाई क्या है, और मतलब कैसे वो पैटर्न चलेगा। अगर हमने पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो हमारा ठीक है मामला, इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। कि जैसे अब जैसे राहु की चलेगी दशा, तो पहले से पता है कि भाई 18 साल है, इसमें ऊपर नीचे इंसान को अच्छे से हिला डालेगा, दिमाग के तौर पर अच्छे से हिला डालेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में कंडीशन वैसी नहीं हो रही या परिस्थितियां वैसी नहीं, परिस्थितियां भी होंगी वैसी। बट अगर परिस्थितियां मान लो 20-30% है ना, तो माइंड के लेवल पर ना वो 80-90% शो होगा राहु के टाइम पर। ठीक है। कभी लगेगा कि बहुत ही अच्छी चल रही है जिंदगी, कभी लगेगा कि यार सब कुछ ही खराब हुआ, ऊपर नीचे हम्म। ऊपर नीचे। तो ये जो 18 साल का टाइम है ना, ये आपको अच्छे से ना हिला डालता है दिमागी तौर पर, कि मतलब कुछ ना कुछ आपका रहेगा, आपके आसपास का सर्कल भी हिलेगा, कि भाई लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ ट्रबल चल रही है इसके दिमाग में, कुछ ना कुछ परेशानी। मतलब बहुत ज्यादा जो साइकोलॉजिकल केसेस आते हैं या एंजाइटी वगैरह के, डिप्रेशन वगैरह के जो केसेस आते हैं ना, वो मोस्टली आते हैं राहु की दशा के अंदर। ठीक है। तो अब हमें बस फ्लेवर जानना है, जब फ्लेवर जान लिया तो हम एटलीस्ट उससे ना डिटैच होते रहते हैं। भाई कभी ना कभी तो आनी है, ठीक है, इस बर्थ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट किसी बर्थ में आ जाएगी। तो जब आनी है, बस हमें बस ये जानना है कि भाई ये ऐसा फ्लेवर प्ले आउट होना है। ठीक है। अब जैसे केतु की आ गई, तो केतु का हमें ये पता कि 7 साल की दशा है, तो वो आपको ना झुकाने के लिए आती है। जब भी केतु की आई है ना, तो इंसान उतना जैसे पहले अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था या बहुत ज्यादा लड़ाई करता था, तो केतु के टाइम पे वो नहीं कर पाएगा। केतु के टाइम पर है कि मतलब उसको थोड़ा सा झुकाने के लिए आइए, थोड़ा स्पिरिचुअल बनाने आइए, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठकर जो चीजें होती हैं कि मैं कौन हूँ, लाइफ क्या है, या और जो स्पिरिचुअलिटी की चीजें होती है, उसमें उसका इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। और बेहतर ये है कि जैसे जो दशा आ रही है ना, उसी से रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर दो। भाई अब मुझे पता है कि अगर केतु की दशा आने वाली है ना, मुझे पता है कि ये टाइम आ चुका है कि मेरे को अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो अगर मैं पहले से वो काम स्टार्ट कर दूंगा ना, तो मेरी पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। नहीं करूंगा कि हम्म। भाई नहीं मैं तो इसके अगेंस्ट चलूंगा बिल्कुल, तो फिर वो आपको झुका डालेगा अच्छे से। कि मतलब केतु वाले टाइम पे आपको राहु वाला काम नहीं करना, फिर झुक जाओ अच्छे से अगर झुकाने आया। ठीक है। फिर अब जैसे शनि की है, तो शनि का है कि जैसे अब अगर किसी की स्टार्ट होने वाली है, तो उसे पहले से ही ना ये चीज सोच लेनी चाहिए कि भाई अब जो मेरे काम है, कंपैरेटिवली अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ, तो स्लो स्लो चलने वाले हैं, तो दिक्कतें ज्यादा होने वाली हैं, या मेरे आसपास थोड़ा बूढ़े लोग जो हैं वो बढ़ने वाले हैं,
और चीज़ें थोड़ी ठंडी होने वाली है या रिश्ते मेरे टूटने वाले हैं, तो पहले से ही अवेयर हो जाओ इस बारे में। ओके। और राहु की दशा है तो? हाँ, राहु का जैसे मैंने बताया कि आपका इल्यूजन रहेगा, बहुत ज़्यादा भ्रमित करेगा वो। चाहे अच्छा थॉट आ रहा है राहु की दशा में, चाहे बुरा थॉट आ रहा है, दोनों ही झूठ है। लेकिन इंसान को उस टाइम पर जब थॉट आ रहे होते हैं ना, तब लगता है कि रियलिटी यही है। क्योंकि जो भी देखो हमारा जो माइंड है ना, वो रियलिटी में और इसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाता कि झूठ है या सच है, उसमें फ़र्क नहीं कर पाता। जो केमिकल निकलने हैं, वो सेम ही निकलने वाले हैं। तो इंसान को लगता है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सच है, बट एक्चुअली में वो सच नहीं होती। अगर अच्छा थॉट भी आ रहा है ना किसी दिन कि यार मेरी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वो भी झूठ है। किसी दिन ऐसा आ रहा है कि यार ज़िंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हुई पड़ी है, तो वो भी झूठ है। दोनों ही झूठ और सच ऐसे ही ऊपर-नीचे होता रहेगा राहु की दशा में स्पेशली। अच्छा, तो फिर ऐसे तो इंसान भ्रम में ही रहेगा पूरा टाइम, तो उसको वो मतलब थॉट ही ना अब करे, देखो, कुछ सोचे ही ना अब फिर ये वो। चीज़ भी है ना, देखो अब जब हमने ये चीज़ समझ ली कि भाई कुछ तो भ्रम कम होएगा ना, कि भाई हुँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई हुँ। लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद चल रही है, तो उस टाइम हमें ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी कि भाई ऐसा होना था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी कि भाई ये वाली दशा थी, तो इसके हिसाब से तो पैटर्न ठीक ही चल रहा है कि भाई ऊपर नीचे करना था, तो डेली यही तो हो रहा है। तो बस देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोई चेंज थोड़ी ना कर सकता है। आउटर वर्ल्ड में आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, कुछ परिस्थितियां नहीं चेंज कर सकता कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर। बस आपकी एक्सेप्टेंस को बढ़ा सकता है कि भाई तेरी पीड़ा ये थी, तू मेरे पास पीड़ा लेकर आया, मैंने तेरे को रीजनिंग दे दी कि इस वजह से ये वाली पीड़ा आ रही थी, अब तू ये वाला काम करने लग जा, इस हाउस को तू स्ट्रॉन्ग कर ले, तो तेरा बेटरमेंट हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लो और थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, बस इंप्रूवमेंट है हमारे हाथ में कि भाई ओके। बारिश आने वाली है, तो मैं आपको बोल दूंगा यार छतरी लेकर चले जाओ, ठीक है। हुँ, लेकिन आपके पैर तब भी गंदे होंगे, कीचड़ अगर कोई फेंक के जा रहा है तो वो आपके पैरों पे तब भी लगे, ठीक है। हुँ, तो बस हम हुँ। इतना ही कर सकते हैं, इंप्रूव ही कर सकते हैं। अब कोई कहे कि पूरी काया पलट हो जाएगी, तो वो नहीं होती। अच्छा। कोई और एस्ट्रोलॉजर जैसे अपनी भी कि किस्मत नहीं चेंज कर हाँ, सकता। और जैसे कि ऐसा भी होता है कि राहु की दशा है, केतु की या फिर शनि की दशा में लोगों की लॉटरी लग जाती है। देखो राहु में तो लग जाती है, मतलब ये वाला राहु जो है ना, वो अनएक्सपेक्टेड गेन कर देता है। हुँ, बट वो डिपेंड करता है कि आपको मतलब वो उतना फेवरिज्म में सपोर्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो अगर गलत वे में सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा नुकसान करके गया कि जिसकी भरपाई नहीं कर पा रहा, इंसान बोल ही नहीं पा रहा, ऐसा नुकसान हो गया, ठीक है। वो भी हो सकता है। अगर फेवर में काम कर दिया तो डेफिनेटली फायदा भी बहुत ज्यादा कराता है, एकदम से रंग से राजा भी बना सकता है राहु। लेकिन एक बात ना हमें ये समझनी है कि राहु की दशा में अगर हमें कोई चीज मिल रही है ना, तो वो ना राहु की दशा के खत्म होने से पहले पहले ना वो हमारे हाथ से चली भी जाएगी। यानी कि वो अच्छा। इतनी स्टेबल चीज नहीं है। राहु जैसे है, राहु एक धुआं है, ठीक है। हुँ, वो आएगी कब और चली जाएगी, मतलब जैसे राहु की दशा में आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, एकदम से लॉटरी लग गई, बहुत सारे पैसे आ गए। जैसे ही वो दशा खत्म होगी ना, या खत्म होने से पहले पहले ही ना, अगर आपसे पूछेगा ना कोई कि यार तेरे को तो इतने सारे पैसे मिले थे, कहाँ गए, तो आपके पास जवाब ही नहीं होगा, पता नहीं कहाँ खर्च हो गए, पता नहीं कहाँ लग गए। तो इस टाइप की भी सिचुएशन कर देता है राहु, कि कब आया कब चला गया कुछ पता नहीं होगा, तो ठीक है। मतलब ये लेकिन एज स्टेबल कम्पेयर टू इनकम नहीं शनि, होगी अगर वो। शनि ने, हाँ जी, मतलब वो स्टेबल कोई इनकम नहीं होगी, अगर राहु की हाँ, दशा में स्टेबल कुछ नहीं आ रहा है होगी कि तो। भाई धुएँ की तरह आए, वो एकदम से ऐसे कर देगा, बिल्कुल छलांग लगा दी, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आया तो था बहुत सारा, लेकिन चला भी गया उसके बाद, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर शनि से कोई चीज़ मिली है, तो फिर वो है स्टेबल है, कि फिर वो रुकेगी आपके पास। शनि से मिली हुई चाहे इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, वो फिर ये है कि आपका लाइफ लॉन्ग रहनी रहनी है, उसको फिर ओके। कोई छीन नहीं सकता। तो ये फ़र्क है, चाहे धीरे-धीरे बनेगी, हुँ, थोड़ा शनि-शनि बढ़ेगी, लेकिन वो बनेगी ऐसी परमानेंट कि फिर आपसे हुँ, लाइफ लॉन्ग कोई छीन नहीं पाएगा। अब बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं, शनि बैठा होता है 7th हाउस में, खुद चाह रहा है इंसान की डाइवोर्स हो जाए, किसी तरीके से अलग हो जाए, हो ही नहीं पा रहा, या तो कोर्ट में मामला अटक गया, कोई हुँ। साइन नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ मामला अटक जाएगा। शनि से मिली हुई चीज़ आपसे अलग कोई नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ। हुँ। और जैसे हमारी कुंडली में मांगलिक वाला दोष भी होता है, वो हाँ, होता देखो क्या ये है ना एक बहुत बेसिकली? ज़्यादा मिथ है, ख़ासकर ना लड़के इसमें बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अगर मेरी हुँ, मांगलिक से शादी हो रही है, मतलब कि हुँ, लड़कियों के वे में ना मांगलिक को थोड़ा-सा गलत वे में बताया गया कि लड़का मांगलिक है तो ठीक है, लड़की मांगलिक नहीं होनी चाहिए, उससे लड़के लोग डरते हैं कि भाई नहीं उससे नहीं शादी करनी। बट अगर देखो मेरी आप वो पूछो ना कि मतलब इस पे गाइडेंस की क्या रहेगी, मेरा टेक क्या इस पे रहेगा कि अगर कोई भी है मांगलिक, तो दैट मीन्स हमें सिर्फ ये समझना है कि वो इंसान ना उस लेवल की ज़िम्मेदारियाँ लेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे 7th हाउस में मंगल है, ठीक है? तो मेरे को जो वाइफ़ मिलनी है वो मंगल वाली मिलनी है। तो अब एक चीज़ तो है कि मैं इस चीज़ पे डर सकता हूँ कि यार वो मंगल वाली आ जाएगी, हमारे तो रोज़-रोज़ जूते बजते रहेंगे, रोज़-रोज़ कलेश होता हुँ। रहेगा। लेकिन अगर मैंने उस एरिया की ज़िम्मेदारी उसको दे दी कि भाई ये काम तेरा है, ये तू करेगा, तो मंगल वाला इंसान ना काम भी बहुत अच्छे से करता है। वो फिर आपके लिए भी लड़ जाएगा कि भाई अगर कोई बाहर से कोई फाइट होनी होगी ना, तो ऐसी वाइफ़ जो मांगलिक है ना, वो अपने हस्बैंड के लिए भी बाहर लड़ जाएगी, किसी से भी लड़ जाएगी। तो वो तो चीज़ अच्छा। अच्छी है, बट हमें ये देखना है कि हम उस लेवल की ज़िम्मेदारी उसको देने को तैयार हैं या नहीं? कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि घर की ज़िम्मेवारी मेरी वाइफ़ ले ले,
ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ और वाइफ का मंगल भी वहीं पे है, वो भी यही चाहती है, तो फिर तो वो अच्छी चीज़ है। बट अगर मेरा मंगल भी वहीं है, वाइफ का मंगल भी वहीं है, तो फिर तनातनी ज़्यादा होगी कि भाई तूने ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी, ये चीज़ वहाँ पर क्यों रखी? कि भाई मंगल का मतलब है मैंने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है, मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी, मेरे को किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं। तो दोनों सेम जगह पर नहीं होना चाहिए, अगर अलग-अलग है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझी मैं अब। अगर साथ में घर में मंगल है और अपोजिट वाले का भी साथ में ही मंगल है, तो वो सेम लेवल के रहेंगे। हाँ, सेम लेवल के रहेंगे, तो बिल्कुल। उनकी ज़्यादा नहीं देखो, मतलब अगर अनबन हो सातवें सकती में है। एक तो हो गया, देखो इसका ना आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे दोनों के लगन में मंगल है, कि भाई लगन में मंगल है तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। बस हुँ, अलग-अलग होना चाहिए, किसी भी हाउस में अलग हो, कि हस्बैंड का अलग हो और वाइफ का अलग हो, तब मामला ठीक रहता है। भले ही दोनों मांगलिक हो या नहीं हो, मांगलिक और नॉन मांगलिक का भी अच्छा चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये हो कि मंगल थोड़ा अलग-अलग जगह पर हो, कि जूते आपके वहाँ पर बजेंगे, कि लड़ाई आपकी वहाँ होगी, कलेश आपका वहाँ होगा, जहाँ पर आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो और वाइफ भी वहीं पर ही लेना चाहता है। बट अगर वो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। हुँ, मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है। पर मैं मेरी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस है, एक केस है। हुँ, हुँ। एक कोई है, उनका वो मांगलिक थी और उनके हस्बैंड मांगलिक नहीं थे। तो हुँ, हुँ। उनके जो लड़की की शादी हुई लड़के से और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये क्यों हुआ? आप तो बोल रहे हो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं, ए अब फिर वो डिपेंड करता है ना कि भाई 8th हाउस में क्या बैठा हुआ था। सिर्फ हम इस पे अच्छा। नहीं कर सकते ना कि भाई एक मंगल कहीं पर बैठ गया तो ऐसा नहीं कि डेथ हो जाएगी। ऐसे हुँ, भी तो बहुत सारे, अब आपने जैसे एक केस बताया, लेकिन ऐसे तो हज़ारों करोड़ों केस ऐसे भी होंगे कि जिनका अच्छा चल रहा है मामला। तो हम एक केस पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। देखो हुँ, डेथ हुई है तो उसमें 8th हाउस का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो उसपे कौन-कौन सा अपना दृष्टि डाल रहा था, क्या चीज़ें चल रही थी, तो वो चीज़ें मैटर करती है। बट सिर्फ ये नहीं ओके, होता कि भाई मंगल ऐसा बैठ गया या नॉन मांगलिक से शादी हो गई तो डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ, ये मिथ है। ठीक है, ठीक। और 7th हाउस में केतु से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, लोगों के दिमाग में आजकल काफ़ी होता है कि पार्टनर से अलग हो जाएँगे, डिवोर्स हो जाएगा, पार्टनर मर जाएगा, तो ऐसा कुछ हाँ, होता ये है एक सच में? थोड़ा-सा मिथ है कि ना 7th हाउस में जब केतु होता है ना, देखो केतु जहाँ पर भी बैठा है ना, तो वो ना आपको डिटैच कर देता है उस जगह से, जो भी उसका रिलेटिव होता है वहाँ से वो डिटैच कर देता है, ठीक है? तो अब जैसे 7th हाउस में बैठा है, तो इंसान को ये लगता है कि यार मतलब ना वो डरता है कि शादी मैं क्यों करूँ जब पता है मुझे डाइवोर्स होना है, केतु वहाँ पर डिटैच कर देगा। लेकिन देखो डिटैचमेंट भी तो अलग-अलग तरीके की होती है ना। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल डिटैचमेंट ऐसी भी तो हो सकती है कि भाई हस्बैंड किसी अलग स्टेट में जॉब कर रहा है, वाइफ अलग स्टेट में जॉब कर रही है। तो ये फिज़िकल डिटैचमेंट होगी, लेकिन रिश्ता चल रहा है। बच्चे-वच्चे भी हुँ, हो गए, सब कुछ हो गया और सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कि मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, डिटैचमेंट इस तरह का है, ठीक है? अगर साथ में रह रहे हैं तो फिर इस तरह का डिटैचमेंट हो सकता है कि जैसे कई बार होता है ना कि रिश्ता ऐसा हो जाता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एक-दूसरे का, कि भई तू अपना कुछ भी करता रह, मैं अपना कुछ भी करती रहूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कि मानसिक तौर पर डिटैच्ड हैं, रहे सेम जगह पर रहें, ऐसी डिटैचमेंट भी हो सकती है, ठीक है? अब हमें डिपेंड करता है कि भई हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? अब एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मान लो किसी को ऐसा है कि भाई उसको अफेयर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक है, कि मेरे को हुँ, अलग-अलग जगह पर अफेयर करना है, ठीक है? वो तो हुँ, चाहेगा कि मेरा केतु मिल जाए मुझे, कि भाई केतु हो गया यानी कि वाइफ से वो सेपरेटेड रहेगा, कहीं दूर रहेगा और वहाँ पर वो अफेयर पे अफेयर कर जा रहा है और ऑन पेपर डाइवोर्स हो नहीं रहा, ठीक है? तो ये भी फ्लेवर होता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, अगर वो चीज़ मिली हुई है, तो वो अच्छे में काम करेगी, नहीं तो फिर तड़प वहाँ की ज़्यादा रहेगी। मतलब और दूसरी डिटैचमेंट चीज़ तो एक भी है, पक्की अगर है। देखो हाँ, हाँ, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट तो पक्की है। और एक तीसरा ये हो सकता है कि अगर तो पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा हाइली स्पिरिचुअल है ना, तब वो एक जगह पर रह सकते हैं, तब वो बहुत अच्छे से रह सकते हैं। कि भाई केतु जो है हाँ, वो एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, अगर पार्टनर ही वैसा मिल गया कि उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ चाहिए ही नहीं, एकदम स्पिरिचुअल है, तब रिश्ता अच्छा चलता है, तब कोई दिक्कत नहीं। तब वो साथ में भी रह सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो काफ़ी सही समझा दिया आपने केतु के बारे में, जो मिथ्स वगैरह थे वो सब एक्सपोज़ ही कर दिया एक तरीके से। लेकिन हाँ, जी, केतु अगर बिल्कुल। 7th हाउस में है, तो डिटैचमेंट तो पक्की है। हाँ, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट होगी, ठीक है? लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तब वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तब तो कोई देखो डिटैचमेंट क्या है, केतु में तो अब जैसे किसी का केतु अगर इतना ज़्यादा हाई है ना, तो वो अपने हुँ, आप से भी डिटैच्ड ही है, तो वाइफ से भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई जिसका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ये है कि मैं हुँ, खुद से ही डिटैच हो चुका हूँ, मुझे पता है कॉन्शियसनेस क्या है या हुँ, ह्यूमन हुँ, का हुँ, बर्थ क्या है, तो उसको इतना समझ ज़्यादा गई। थोड़ी ना अफ़ेक्ट करने वाला है, उसके लिए तो अच्छा ही है। हुँ, जो इंसान खुद से डिटैच हो जाए फिर उसके लिए बाकी डिटैच होते रहें, तो वो तो छोटी चीज़ें हैं बल्कि। हुँ, ये ठीक कहा आपने। तो बाकी केतु जो है, अब जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि केतु अगर 1st हाउस में होगा तो फिर वो किससे अटैच होगा जैसे?
उसमें ना इंसान का ना नेचर ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है कि मतलब जब केतु हमारे लगन में है ना, तो इंसान का ना धोखेबाज़ी करने का या ठगी करने का बिल्कुल मन ही नहीं होगा। उसके पास चांसेस भी होंगे ना कि मेरे पास मौका है, मैं इस तरीके से ब्राइबरी कर सकता हूँ या ये वाला मेरे को गलत मौका मिला है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी ना स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी है कि पिछले जन्म की भी है और इस जन्म की भी है, वो चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाएगा। चाहे मौका सामने भी होगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी काफ़ी वैसे अच्छी होती है और ऐसे लोगों को ना ये लगता है कि जो सामने वाला इंसान अगर अपना कुछ पीड़ा दिखा रहा है ना तो उनको रिलेटेबल लगती है कि भाई मैं भी तो ऐसी सिचुएशन में आ सकता हूँ। इनको लगता है कि भाई सामने अगर कोई अपना रोना रो रहा है या कुछ ना कुछ अपनी पीड़ा बता रहा है तो वो बिल्कुल जायज़ है। और ऐसे लोगों से ना बहुत सारे लोग ना पैसे भी आराम से निकलवा सकते हैं। कोई भी अगर इनको अपनी दुःख बड़ी पीड़ा अपनी सुनाएगा ना तो ये अब आराम से उसको पैसे दे देंगे और फिर वो वापस भी नहीं आते। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि केतु लगन में है कि इंसान को जा रहा है कि यार वो पैसे तो ये क्या इस काम के लिए लेके गया था कि मेरे पास ये वाली पीड़ा है और अब वो एंजॉय कर जा रहा है और पैसे देने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसा बहुत होता है जब केतु लगन में होता है तो। ओके, तो काफी अच्छा रहा ये पॉडकास्ट और काफी सारी अच्छी चीजें आपने नॉलेजेबल बता दी हैं। लोगों को जो छोटा मोटा लोग अपने आप देख सकते हैं, वो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आराम से देख पाएंगे अपनी कुंडली में। और एक लास्ट जी क्वेश्चन बिल्कुल, मेरा देखो ये ये रहेगा। एस्ट्रोलॉजी समझ हाँ जी। आप बोलो। हाँ, मैं कह रहा था कि देखो एस्ट्रोलॉजी को समझने का ना जो बेसिक एम है ना वो ये है कि आप ना लिबरेट हो, ठीक है? कि अटकना नहीं है कहीं पर भी। जो चीज़ जैसी मिली हुई है पहले तो उसको एक्सेप्ट करो ताकि आपकी पीड़ा कम हो। ये बेसिकली आपकी पीड़ा को कम करने के लिए कि भाई यहाँ से पीड़ा आ रही थी, ये वाला फ्लेवर होना तो हमने एक्सेप्ट कर लिया तो पीड़ा कम हो जाएगी बस। चेंज कभी कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी को जो लोग प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि पूरी काया पलट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। बस एक्सेप्टेंस है और वही हमें करनी है, वही हम करने आए हैं। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा धीरज जी। आजकल लोग कुंडली को देखकर ज्यादातर जैसे रेमेडीज देते हैं कि आप ये वाली रेमेडी कर लो तो आपके पास पैसा आ जाएगा या आपकी जॉब लग जाएगी या प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो क्या रेमेडीज सच में नहीं, काम करती? वो भी देखो एक ये हाँ, ये सब जो हम रील्स में देखते हैं ना, देखो कोई भी लंबी लेवल की जो कोई ऐसी चीज़ होगी ना जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है या जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है आपकी ज़िंदगी में ना, वो 10-20 सेकंड की रील में नहीं देखा जाता। अब जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट डेफिनिटली आधे घंटे का बनने वाला है, तभी लोग कुछ ना कुछ ले पाएँगे ज्ञान, ठीक है? अगर हम रील के थ्रू जान रहे हैं, तो एक रील में कोई नाच रहा है, फिर अगली रील में कोई रो रहा है, फिर तीसरी रील में कोई रेमेडी बता रहा है, फिर चौथी में कुछ और चल रहा है। तो हम अपने इमोशंस ही फ्लक्चुएट कर कोई भी काम की बात ना 10-10 सेकंड में नहीं बताई जाएगी। वो एक लंबी कन्वर्सेशन ही होगी, तभी आप कहीं पहुँच सकते हो। अब जैसे हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो एक लंबा टॉपिक है कि भाई आधा घंटा लगेगा ये सब चीज़ें समझने में, ठीक है? जो ये सब चीज़ें हैं रील्स वगैरह में, ये आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि 10 सेकंड में ये बता दिया, फिर 20 सेकंड में कुछ और बता दिया, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा और देखो रियल ज्ञान ना कभी भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इतना ईज़िली ऐसे रेमेडी नहीं मिलती, उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजर उसमें चेक करता है कि भाई किस हाउस की पीड़ा है, कौन-कौन सी दृष्टि जा रही है उसके ऊपर। उसके बाद एक एक्सचेंज लगता है कि भाई मैंने आपकी कुंडली देखी, आपने मुझे एक मेरा अमाउंट दिया कंसल्टेशन का, फिर मैंने आपको रेमेडी बताई, तभी वर्क करती है। वो ऐसे वर्क नहीं करती कि आपने यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पर देख लिया, तो चलो कल से कुछ जैसे बताते रहते हैं ना कि भाई ये लिख लो हाथ के ऊपर, ऐसा कुछ वो बना लो तो पैसा आता रहेगा, ऐसा हाँ हाँ कभी हाँ नहीं हाँ। होता। आपके पास कोई भी अच्छा। आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस आया होगा कि जिसने ऐसा कुछ लिखा और उसको फिर धन की वर्षा हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं नहीं। होता। और मैं तो उन चीजों पे वैसे ज्यादा विश्वास भी नहीं करती हूँ और मैं कोई उपाय नहीं करती हुँ, कभी भी। बहुत सारे बिल्कुल, रील्स में बिल्कुल। उपाय आते हैं, मैं देखो मेन कभी चीज़ नहीं तो यही करती है ना कोई कि उपाय। लिबरेशन असली यही तो है कि हम उपाय से भी ऊपर उठ जाएँ, कि भाई जो चीज़ जैसी थी हमने एक्सेप्ट कर ली। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो फिर मुझे कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इसके ऊपर ना एक टेक है, मतलब ये ना थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल भी है और इसका देखो एग्ज़ैक्ट ना हम पता भी नहीं लगा सकते। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि कर्मों की बात करते हैं, आपने आज की डेट में जनरलाइज़ ये चीज़ देखी होगी, अगर आप जितने भी लोगों से बात करते हो कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा तड़प रहे हैं और बुरे कर्म वाले तो फिर भी एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छे से मज़े कर रहे हैं। कैसे जान पाओगे कि भाई जो मेरे को आज पीड़ा मिल रही है ये मेरे पिछले जन्म के कर्म थे या इसी जन्म में मैंने कुछ करा है उसके दम पर ये चीज़ मिल रही है, ठीक है? तो ये इतना आसान नहीं है इस चीज़ को जज करना कि भाई पिछले जन्म वाले हैं या इस जन्म वाले हैं या अगर मैं सही कर्म कर रहा हूँ तो मेरे साथ हमेशा सही चीज़ें होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? 42 इयर्स की एज तक ना मैक्सिमम हमारे ना 42 इयर्स तक कहा ये जाता है कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं ना वो हमें सज़ा दे रहे होते हैं 42 इयर्स तक। उसके बाद जो हमारा टाइम आता है वो ऐसा आता है जो हमने इस जन्म के अंदर करा होता जन्म है। में कर्म बट किया। इसको लेकर भी मतलब ये भी डिबेटेबल चीज़ ही है। कोई भी अगर बोलेगा कि भाई ये तुम किस बिहाफ़ पे कह सकते हो तो इसका कोई बिहाफ़ नहीं है, मतलब कोई इस पे कुछ वो नहीं है। वैलिडेशन का धीरज जी, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है हमारी। सारी जो जितने भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी इन क्वेश्चन से रिलेट कर पाएगी और काफी अच्छे से आपने भी इलैबोरेट कर दिया, बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। तो अब आप बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे करने वाले हैं? जो
नॉलेजेबल हो, ऑडियंस उससे कुछ सीखे। डेफिनेटली देखो, मेरा भी जो बेसिक एम है ना वो यही है कि कोई ना वैल्यू ऐड करनी है हमें लाइफ के अंदर, कि मतलब अल्लम-वल्लम कंटेंट ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो कि अगर इंसान ने आधा घंटा तक हमारा कंटेंट देखा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी ज़िंदगी में ऐड हुई हो। अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं भी हुई ना, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा शीतलता या थोड़ा ठहराव टाइप का कुछ मिलना चाहिए। उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद। तो बेसिक एम वही रहेगा, और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि अगर आगे भी हम अगर कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड होती रहे, कि मतलब हमें व्यूअर्स का भी ध्यान रखना है कि वो कन्वर्सेशन ऐसी हो कि किसी पर्सनल उस पे नहीं हो बेस्ड आउट। वो एक ऐसी चीज़ हो कि जिसमें ऑडियंस जो देख रही है सबका ही कुछ ना कुछ टेक अवे रहे, कि हाँ आज मैंने इनसे ये वाली चीज़ सीख ली, ये वाली चीज़ सीख ली। तो एटलीस्ट उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ एडिशन होता रहेगा, एटलीस्ट ठहराव तो ज़रूर मिलता रहेगा, और कुछ नहीं भी मिला तो यही हमें बेसिकली करना है कि भाई अपना हैप्पीनेस इंडेक्स ही बढ़ाने आए हैं हम लोग। तो यही हम करेंगे, और देखते हैं उसके बाद कैसे हमारी जर्नी चलती है आगे। तो थैंक यू सो मच धीरज जी, फिर से एक बार हमारे पॉडकास्ट में आने का और इतनी अच्छी वैल्यूज लोगों को समझाने के लिए, इतना जी बहुत आपके जो बहुत नॉलेज है वो शुक्रिया। लोगों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।